Hello friends, welcome to Exambi. Today we are going to discuss the important news from PIB from 21st to 28th of August. ठीक है? And this video is going to be useful for your descriptive answer writing because there will be lot of conceptual clarity with the content in this video. ठीक है? And it is also going to help you in prelims also. ठीक है? So in this video we are going to discuss these many topics. ठीक है? असेट मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, ईज रिफॉर्म्स, ठीक है, ईज रिफॉर्म 4.0 है ये, पहले 3 हो चुके हैं, ये बैंकिंग से रिलेटेड है। ठीक है, ग्रामीण कौशल योजना देखेंगे, फिर ई श्रम पोर्टल देखेंगे, समृद्ध स्कीम है और प्रीलिम रिलेटेड कुछ मटेरियल है वो भी देख लेंगे। ठीक है, तो इससे पहले की वीडियो हम स्टार्ट करें, मैं आपको बता दूं कि आरबीआई के कोर्सेज पे 30 अगस्त को एक नई बैच लॉन्च हुई है जिसपे 40% ऑफ हम अभी भी चल दे रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा नाबार्ड के भी कोर्सेज हमारे चल रहे हैं, उस पर भी 40% ऑफ है। सो इफ यू वांट टू इंश्योर योर सिलेक्शन यू कैन एनरोल इन आवर कोर्सेज। ठीक है, मूविंग फर्दर, अभी ये पहली न्यूज है असेट मोनेटाइजेशन प्रोग्राम। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा न्यूज में है, इस पे क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना, और ये रिलेटेड है आपके पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से, तो ये आपका सिलेबस का पार्ट बन जाता है, नाबार्ड का भी और आरबीआई का भी। ठीक है, तो ये जो असेट मोनेटाइजेशन प्रोग्राम है इसका सारा कुछ जो मतलब बैकग्राउंड में जो वर्क किया है वो किया है आपके नीति आयोग ने। ठीक है, नीति आयोग इस पे काम कर रहा था और इन्होंने सभी मिनिस्ट्रीज के साथ कोलैबोरेट डिस्कशन किया, है ना, डिस्कशन किया कि भाई कैसे आगे बढ़े, कैसे फंड रेज करे नेशनल नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के लिए। ठीक है, तो उसी हिसाब से फिर ये दे केम अप विथ अ स्ट्रेटेजी ऑफ नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। ठीक है, और ये पूरा जो प्रोजेक्ट है नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन ये कनेक्टेड है आपके नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के साथ। ठीक है, ये नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन जो है वो 111 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट था जो हमने लास्ट ईयर के बजट में अनाउंस किया था। ठीक है, नॉट लास्ट ईयर, ये यही बजट। ठीक है, तो ये हुआ ये कि ये 111 लाख करोड़ जो है ये आपको रेज करने हैं टू टू इम्प्लीमेंट दिस नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। ठीक है, लेकिन लेकिन अभी गवर्नमेंट का जो खर्चा हो रहा है वो ज्यादा पैंडेमिक मैनेजमेंट में हो रहा है। ठीक है, और अभी आज की डेट में हम देखें तो 9.3% फिजिकल डेफिसिट पे चल रहा है और जो गवर्नमेंट का डेट है वो 60% के आगे बढ़ गया है, 60% ऑफ जीडीपी। ठीक है, तो फिजिकल कंडीशन जो है वो उतनी स्ट्रांग नहीं है हमारी आज के डेट में, तो फिर ये इंफ्रास्ट्रक्चर तो बनाना पड़ेगा, और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब पब्लिक कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में हम अगर पैसा नहीं डालेंगे तो इकोनॉमिक एक्टिविटी बूस्ट नहीं होगी, है ना, तो जो भी स्लो डाउन चल रहा है इकोनॉमी में वो वैसा ही चलता रहेगा और इकोनॉमिक ग्रोथ होगी नहीं, जॉब क्रिएशन होगा नहीं, तो ये दिक्कत चल रही है। तो इसकी वजह से हमने क्या किया कि ये हमने एक प्रोजेक्ट लाया नेशनल मोनेटाइजेशन प्रोग्राम। इसके थ्रू हम क्या करेंगे, हमारी जो भी असेट्स है, ठीक है, असेट इन टर्म्स ऑफ एयरपोर्ट, देन रोडवेज, देन पोर्ट्स, ठीक है, तो ये इस तरह की जितनी भी हमारी असेट्स है उनको हम मोनेटाइज करेंगे। मोनेटाइज कर रहे हैं मतलब क्या, बेचेंगे नहीं, उसको हम मोनेटाइज करेंगे, उसको मतलब हम लीज पे दे देंगे और उसका जो भी उससे जो भी पैसा आएगा उससे फिर ये जो स्कीम्स है वो फंड करेंगे। ठीक है, तो ये नेशनल मोनेटाइजेशन प्रोग्राम है, ये 6 लाख करोड़ का प्रोग्राम है और ये जो चलेगा वो आपका चलेगा 22 से 25 तक। ठीक है, क्योंकि ये जो आपका ये प्रोग्राम जो था नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन वाला, ये 2019 से 25 था, 2019 से 25, तो ये नेशनल एसेट मोनेटाइजेशन का जो प्रोग्राम है ये जो अभी रिमेनिंग पीरियड है 2022 से 2025 तब तक ये चलेगा। ठीक है, तो इससे जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 6 लाख करोड़ का रेवेन्यू जनरेट होगा और वो फिर हम किस में डालेंगे, टू फंड द नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। ठीक है, अब ये जो टोटल जो न्यूज है वो आरबीआई फाइनेंस के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। आरबीआई फाइनेंस, देन आरआरबी फाइनेंशियल अवेयरनेस, देन योर नाबार्ड ग्रेड बी, है ना, वहाँ पे फाइनेंस का एक टॉपिक है, तो उसकी वजह उसमें ये सब चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। और लास्ट ईयर तो इस पे क्वेश्चन भी पूछ लिया था नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में, नाबार्ड मेंस में क्वेश्चन आया था, उसमें ये फिगर पूछ ली थी कि भाई कितने प्रोजेक्ट्स इस नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के अंडर कवर किए जा रहे हैं। ठीक है,
तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इस पे अभी आगे बढ़ेंगे क्या है ये, ठीक है। तो असेट मोनेटाइजेशन का जो भी मामला अभी चल रहा है उसमें हम बात कर रहे हैं कि असेट मोनेटाइजेशन एज envisaged here entails a limited period license or lease of an asset owned by the government or public authority to a private sector, है ना, फॉर फॉर सर्टन पीरियड, ठीक है, फॉर पीरियडिक कंसिडरेशन। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि असेट मोनेटाइजेशन में असेट बेची नहीं जाएगी, लेकिन उसको लाइसेंस कर दिया जाएगा, किसी को लाइसेंस दे दिया जाएगा कि वो असेट हैंडल करे, ठीक है। लीज पे भी दे सकते हैं कि वो असेट हैंडल करे उतने पीरियड के लिए, और फिर उससे जो रेवेन्यू जनरेट होगा उससे फिर हम हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के प्रोजेक्ट्स हैं वो चलाएंगे, ठीक है। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन का जो विजन था 2025 तक का, उसमें क्या क्या प्रोजेक्ट्स है, उसमें अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी है, फिर ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट्स है, हाउसिंग के प्रोजेक्ट्स है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हम उसमें बढ़ाएंगे, सस्टेनेबल स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट है उसमें, हेल्थ प्रोजेक्ट्स है, एजुकेशन है, डबलिंग फार्मिंग इनकम है। तो इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हमको क्रिएट करना है 2025 तक, और फिर उसके लिए हमने ये प्रोजेक्ट लाया नेशनल एसेट मोनेटाइजेशन प्लान, ठीक है। फिर अब बात करेंगे कि ये इससे जो ये कंप्लीट साइकिल कैसा रहेगा, है ना। जो हमने बात की वही ये पिक्टोरियल फॉर्म में यहाँ पे दिया गया है कि भाई एग्जिस्टिंग असेट बेस, रोडवेज है, ये सोर्स यूएनईपी नहीं है, ये नीति आयोग है, ठीक है, नीति आयोग का रिपोर्ट है ये, नीति आयोग का रिपोर्ट है, ठीक है। तो न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जिस्टिंग असेट है, एग्जिस्टिंग असेट को क्या कर रहे हैं हम, मोनेटाइज कर रहे हैं। मोनेटाइज से जो भी प्रोसीड्स आएगा, प्रोसीड मतलब क्या, पैसा जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा उससे क्या हम फंड करेंगे, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन। ये जो न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर भी जो हम क्रिएट कर रहे हैं वो भी एक पार्ट हो गया फिर हमारे एग्जिस्टिंग एसेट का, उसको भी मोनेटाइज करेंगे, और फिर से ये साइकिल चलता रहेगा, ठीक है। तो मतलब एसेट क्रिएट करेंगे, उसको मोनेटाइज करेंगे, और जो पैसा जनरेट होगा उससे और नया इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, तो ये साइकिल चलता रहेगा। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, सस्टेनेबल साइकिल हो गया ये, ठीक है। गवर्नमेंट पे ज्यादा बर्डन नहीं आएगा, अगर गवर्नमेंट पे बर्डन नहीं आएगा तो टैक्स पेयर पे भी ज्यादा बर्डन नहीं आएगा, ठीक है। तो ये साइकिल चलता रहेगा, ओके। अब ये फ्रेमवर्क फीचर क्या है इस मोनेटाइजेशन के, फीचर क्या है, पहला फीचर है मोनेटाइजिंग ऑफ राइट्स एंड नॉट ओनरशिप। यहाँ पे नीति आयोग ने क्लियर कर दिया कि वी आर मोनेटाइजिंग द राइट्स एंड नॉट द ओनरशिप ऑफ असेट, है ना। अगर हम एयरपोर्ट अगर मोनेटाइज कर रहे हैं तो एयरपोर्ट हम बेच नहीं रहे हैं, उसको चलाने का लाइसेंस दे रहे हैं प्राइवेट एंटिटी को, ताकि वो जो कुछ भी ऑपरेशनल इश्यूज है वो प्राइवेट एंटिटी अच्छे से देख ले, उसका ऑपरेशन अच्छे से चलता रहे, जो कुछ भी फैसिलिटीज, सिविक फैसिलिटीज एयरपोर्ट पे या फिर रोडवेज पे पब्लिक को देनी है, कॉमन पब्लिक को, उसका उसके जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो पब्लिक अथॉरिटी, प्राइवेट अथॉरिटी देखेगी, ठीक है। तो हम बेच नहीं रहे हैं एसेट, हम उसको मोनेटाइज कर रहे हैं, उसके राइट्स हम सिर्फ मोनेटाइज कर रहे हैं। ब्राउन फील्ड डी रिस्क असेट, ब्राउन फील्ड असेट मतलब क्या, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग असेट है, ठीक है, एग्जिस्टिंग असेट, एयरपोर्ट एग्जिस्टिंग है, ठीक है, रोडवेज एग्जिस्टिंग है, तो वो प्रोजेक्ट हम इस नेशनल मोनेटाइजेशन प्रोग्राम के अंडर उसको फिर मोनेटाइज करेंगे, उसके राइट्स मोनेटाइज करेंगे। स्ट्रक्चर्ड पार्टनरशिप अंडर डिफाइंड कॉन्ट्रेक्चुअल फ्रेमवर्क, ठीक है, विथ स्ट्रिक्ट केपीआईज। केपीआई क्या होता है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, ठीक है। हम किसी को भी, हम जो भी प्राइवेट एंटिटी कोई पास हम को हम लीज दे रहे हैं, या फिर किसी प्राइवेट एंटिटी को हम राइट्स दे रहे हैं असेट मोनेटाइज, असेट चलाने का, ठीक है, असेट ऑपरेट करने का, तो वो कॉन्ट्रेक्चुअल फ्रेमवर्क होगा, उसका लीगल फ्रेमवर्क होगा एक, जिसको इसको हम पीपीपी भी बोल सकते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी बोल सकते हैं इसको, है ना। और उसके तहत उस जो प्राइवेट एंटिटी है उसका परफॉर्मेंस भी पीरियोडिकली मेजर किया जाएगा, ताकि ऐसा ना हो कि भाई वो प्राइवेट एंटिटी है वो मतलब वन मैन शो बन जाए, और मतलब तानाशाह बन जाए, वो उसके हिसाब से नहीं चला सकता, है ना। कुछ गाइडलाइंस होगी, कुछ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होंगे, वो इंश्योर करने पड़ेगी। तो इसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, जो पब्लिक सर्विस है वो हम इंश्योर कर सकते हैं, ठीक है। फिर क्या है, कोर असेट होती है एक, और एक नॉन कोर असेट है, ठीक है। नॉन कोर में आएंगे आपके लैंड और बिल्डिंग्स, और कोर असेट्स में आएंगे रोडवेज, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर प्लांट्स, ठीक है, सी पोर्ट, एयरपोर्ट, वेयर हाउसिंग, पाइपलाइन, ये सब आपके कोर असेट में आएंगे, ठीक है।
अब एक्चुअल में ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होगी कैसे, ठीक है, कैसे होगी? तो उसके लिए दो मॉडल नीति आयोग ने सजेस्ट किए, एक है ऑपरेट मेंटेन ट्रांसफर, दूसरा है ऑपरेट मेंटेन डेवलप, ठीक है। तो ऑपरेट मेंटेन ट्रांसफर में क्या होगा कि भाई आप ऑपरेट करो, उसका कुछ मेंटेनेंस खर्चा अगर कुछ आता है वो भी आप ही करो, और फिर एक पर्टिकुलर पीरियड हो जाए तो वो असेट आप गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर दो। मान लो कोई रोडवे है, ठीक है, कोई नेशनल हाईवे है, वो गवर्नमेंट ने बना दिया, फिर उसको क्या करेंगे, ये उसका ऑक्शन करेंगे, फिर ऑक्शन में बहुत सारे बीडर्स पार्टिसिपेट करेंगे, तो जो सबसे ज्यादा बीड करेगा, जो सबसे ज्यादा पैसा देगा, रेवेन्यू देगा गवर्नमेंट को, उसको ये कॉन्ट्रैक्ट, वो नेशनल हाईवे चलाने के लिए उसको वो कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे, ठीक है, एक्स वाई जेड पार्टी को। अब ये एक्स वाई जेड पार्टी क्या करेगी, लगभग जितना भी तय पीरियड है, 30 साल का हो सकता है, फिर 20 साल का हो सकता है, 10 साल का हो सकता है, इतने पीरियड तक वो उस असेट का मेंटेनेंस करेगा, जो भी खर्चा आएगा वो खुद की जेब से भरेगा, ठीक है। और एक ये जो पीरियड खत्म हो जाने के बाद वो असेट वो गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। तो ये मतलब होता है ऑपरेट मेंटेन और ट्रांसफर का। ऑपरेट मेंटेन डेवलप भी एक पीपीपी मॉडल है, ठीक है। तो इसके तहत क्या होगा कि ऑपरेट मेंटेन डेवलप के तहत कोई अगर ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट है, उसको और फिर से अच्छे से डेवलप करना है, जैसे हमने मुंबई और दिल्ली का एयरपोर्ट डेवलप किया है ना, वो इसी प्लान के थ्रू किया है, ठीक है। केस स्टडी, ये देखो यहाँ पे ये केस स्टडी दी है, या आप अपने डिस्क्रिप्टिव आंसर्स में यूज कर सकते हो। इसमें दिया है कि हमने जो नेशनल हाईवेज मोनेटाइज किए थे आंध्रा में और गुजरात में, उसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भी 6200 का रेवेन्यू जनरेट होगा, लेकिन उससे भी ज्यादा रेवेन्यू जनरेट हुआ, अराउंड 9600 करोड़, ठीक है, अराउंड 3000 करोड़ ज्यादा रेवेन्यू जनरेट हुआ। तो ये जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो एनएचएआई के पास गया, और एनएचएआई ने फिर वो रेवेन्यू जो है वो भारतमाला प्रोग्राम में इन्वेस्ट किया। भारतमाला प्रोग्राम के थ्रू हम नेशनल हाईवेज बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो भारतमाला प्रोग्राम के थ्रू और नए नेशनल हाईवेज जनरेट होने में हमको हेल्प हुई, ठीक है। इसी तरह एक केस स्टडी है, ये दूसरी केस स्टडी दिल्ली मुंबई एयरपोर्ट की है ना। इसके थ्रू हमने क्या किया, वहां पे हमने ऑपरेट मैनेज और डेवलप का वो जो मॉडल है उसका ये केस स्टडी है, ठीक है। तो दिल्ली और मुंबई का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो एक बहुत ही अच्छा केस स्टडी है कोट करने के लिए। तो ये सक्सेसफुल मॉडल्स है हमारे, जो हमने ऑलरेडी एग्जीक्यूट कर लिए हैं। अभी उसी बेसिस पे हम आगे और असेट मोनेटाइज करेंगे, और जिससे रेवेन्यू जनरेट होगा, ठीक है। तो ये मोटा मोटा कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, ये आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर्स में काम आएगा। डिस्क्रिप्टिव आंसर्स में ये जो केस स्टडीज है ये भी आपको काम आएगी। ये सब ये जो केस स्टडीज है और जो भी मटेरियल है ये मैंने नीति आयोग के रिपोर्ट से ही लिया है, तो ये पूरा ऑथेंटिक मटेरियल है, ठीक है। अब आते हैं ईज रिफॉर्म्स पे। ईज रिफॉर्म क्या है, एनहांस एक्सेस सर्विस एक्सेलेंस, ठीक है। ये बैंकिंग रिफॉर्म्स है, ये बैंकिंग रिफॉर्म्स है, ठीक है। ईज रिफॉर्म्स फॉर पब्लिक सेक्टर बैंक्स, ठीक है, क्लीन एंड स्मार्ट बैंकिंग। तो इसके थ्रू क्या हम कर रहे हैं कि एक सर्टन सेट ऑफ रिफॉर्म्स है जो हमको पब्लिक सेक्टर बैंक्स में इंश्योर करने हैं। तो जिसकी वजह से क्या होगा, बैंकिंग का जो इकोसिस्टम है पब्लिक सेक्टर बैंक्स का वो इंप्रूव होगा। तो वो धीरे धीरे देखते हैं कि ये है क्या। पहले तो देख लेते हैं कि क्लीन बैंकिंग, क्लीन क्लीन क्या है, एक एक्रोनीम है। क्लीन एक्रोनिम है, इसका लॉन्ग फॉर्म क्या होगा, क्लीन क्रेडिट, लेवरेजिंग डाटा, इंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी, एक्शन अगेंस्ट डिफॉल्टर्स और एनपीए रिकवरी, ठीक है। तो ये मोटा मोटा मेजर जो है वो डायमेंशंस है। अगर ये डायमेंशंस हम इंश्योर कर पाते हैं रिफॉर्म्स के थ्रू, तो हम हमारी जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो है उनकी फाइनेंशियल हेल्थ जो है वो इंप्रूव होगी। ऐसा ये मेजर ऑब्जेक्टिव है इस रिफॉर्म्स का, ठीक है। फिर स्मार्ट भी एक एक्रोनिम है, इसके थ्रू हम क्या करना है, स्पीडी, मल्टी चैनल रीच, एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल, रिस्पॉन्सिव एंड टेक्नोलॉजिकली एनहांस्ड, ठीक है। तो ये जो कीवर्ड्स है ये अगर अपने रिफॉर्म्स में आप अपने आंसर में यूज करो तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, है ना। क्योंकि ये क्या शो करता है, आपका क्लैरिटी शो करता है। आपके आरबीआई के सिलेबस में एक टॉपिक है, ठीक है, बैंकिंग रिफॉर्म करके, बैंकिंग रिफॉर्म सिंस 1991, और चेंजिंग बैंकिंग लैंडस्केप, ऐसा एक टू द पॉइंट मैं बता रहा हूँ, चेंजिंग बैंकिंग लैंडस्केप ऐसा एक आरबीआई ग्रेड बी में सिलेबस में टॉपिक है, चेंजिंग बैंकिंग लैंडस्केप, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बैंकिंग का लैंडस्केप ही चेंज कर रहे हैं, क्योंकि हम बात क्या कर रहे हैं, रिफॉर्म्स की। रिफॉर्म कर रहे हैं मतलब क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, जो कुछ चीजें पहले अच्छी नहीं थी अब उसको अच्छा कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, रिफॉर्म कर रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है, लैंडस्केप चेंज हो रहा है ना।
तो ये सब चीजें आपको समझनी होगी, ठीक है। As a part of reforms in January 2018, the government and PSB jointly committed to launch this ease reform. ये ईज रिफॉर्म हमने कब लॉन्च किए? 2018 में। तो इसके थ्रू क्या कर रहे हैं हम? 6 थीम्स है, 6 थीम पे हमको काम करना है, और इसके अलावा ये 30 एक्शंस है, डिटेल्ड एक्शंस अंडर दिस 6 थीम्स, ठीक है। तो 30 एक्शंस तो याद करना या फिर समझना, समझना तो इजी है, बट वो टाइम कंज्यूमिंग है। ये 30 एक्शन आपको याद नहीं रखना है, ये कोई नहीं पूछेगा, लेकिन ये 6 थीम्स है, ये हमारे काम की है, ये आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अभी बात करते हैं ये 140 मैट्रिक जो है, इस पे भी आपको जो इज 3 रिफॉर्म्स है, ठीक है, इज 3 रिफॉर्म्स पे नाबार्ड में क्वेश्चन आया था, ठीक है। नाबार्ड में क्वेश्चन आया था मेंस में 2020, ठीक है। तो उसमें ये 140 वाला जो मैट्रिक है ये पूछ लिया था, ठीक है। तो ये पूरा पैराग्राफ जो है वो इंपॉर्टेंट है, आप ये नोट डाउन कर लो, जो भी की पैरामीटर्स है इसमें के मैंने आपको बता दिए, ठीक है। 2018 इसका लॉन्ग फॉर्म, ये 30 एक्शन, 140 मैट्रिक, ये 6 थीम, ये सारे आप नोट डाउन कर लो, ठीक है। अब ये 6 थीम है कौन सी? ये इमेज जो है थोड़ा ब्लर है, ठीक है, ये पीआईबी से मैंने लिया है, और पीआईबी पे ही ये ब्लर था इमेज, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको थोड़ा ब्लर दिखेगा। मैं आपको बता देता हूँ, ये है स्मार्ट लेंडिंग फॉर एस्पायरिंग इंडिया, tech-enabled ease of banking, institutionalizing prudent banking, governance and outcome-centric human resource, then deepening of financial inclusion and customer protection, ठीक है। और एक है आपका ओवरऑल, तो ये होगी आपकी 6 थीम, ठीक है। आप अगर बैंकिंग रिफॉर्म पे बात कर रहे हो तो इन 6 रिफॉर्म्स पे बात करो, तो आपका आंसर जो है वो अच्छा खासा मतलब मैच्योर लगेगा और टू द पॉइंट आंसर होगा, ठीक है। तो बैंकिंग रिफॉर्म से रिलेटेड जो भी आपको क्वेश्चन आए, जो भी आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आता है या फिर ए से आता है, तो ये 6 पॉइंट पे आप बात कर सकते हैं, ठीक है। फिर आते हैं सालिएंट एस्पेक्ट्स ऑफ ईज रिफॉर्म इंडेक्स, ठीक है। ईज रिफॉर्म का एक इंडेक्स भी इन्होंने बनाया है, उस पे ये मोटा मोटा ये जो 5 पिलर्स है उस पे बात होती है। इंडेक्स फॉर कंटिन्यूअस मेजरमेंट, है ना, जो भी बैंकों के जो भी परफॉर्मेंस है इन टर्म्स ऑफ कैपिटल एडिक्वेसी, इन टर्म्स ऑफ एसेट क्वालिटी, है ना, इन टर्म्स ऑफ सर्विस डिलीवरी, तो इन सब एस्पेक्ट पे उनका मेजरमेंट होता है, और फिर उनको बैंकों की रैंकिंग होती है, ठीक है। रोबर्ट्स डिजाइन मेथोडोलॉजी इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ सीनियर पब्लिक सेक्टर बैंक एग्जीक्यूटिव, है ना, ये एक्सपीरियंस लोग होते हैं, तो कैसे मेथोडोलॉजी कोई प्रोसेस डिजाइन की जा सकती है जिससे कि बैंक की फाइनेंशियल हेल्थ अच्छे कंडीशन में रहे, और बैंक का परफॉर्मेंस भी अच्छा रहे, उसका प्रोग्रेस हो, ठीक है, बैंक की फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी रहे, तो ये भी एक वन ऑफ द एस्पेक्ट है। फिर है हाई ओनरशिप एज एक्शन पॉइंट डिफाइंड बाय पब्लिक सेक्टर बैंक देमसेल्फ, 20% वेट इन इवेल्यूशन ऑफ द होल टाइम डायरेक्टर्स रिपोर्टिंग टू सीईओ, ठीक है। होल टाइम डायरेक्टर जो है और सीईओ जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं गवर्नेंस के अंदर, है ना। एज एक्शन पॉइंट डिफाइंड बाय पब्लिक सेक्टर बैंक्स देमसेल्व्स, 20% वेट इन इवेल्युएशन ऑफ द होल टाइम डायरेक्टर्स, मतलब होल टाइम डायरेक्टर्स इवेल्युएशन करेंगे जिससे जो कंडीशन है बैंकों का वो हमको पता चलेगा, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट है, ये भी 5 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप ये भी नोट डाउन कर लो, सो दैट यू विल गेट एम्पल मटेरियल टू राइट योर आंसर्स ऑन चेंजिंग लैंडस्केप ऑफ बैंकिंग सेक्टर, ठीक है। फिर बात करते हैं की इनिशिएटिव्स कौन से है इज 4.0 पे, ठीक है। पहले 1 2 3 इज रिफॉर्म ये हो गए, अब हम किस पे हैं? इज 4.0। इसमें हम क्या बात करेंगे? डायल लोन, ठीक है, 5 मिनट 59 मिनट वाला एक लोन वाला एक प्रोग्राम है ना गवर्नमेंट का, तो 59 मिनट के अंदर मतलब 1 घंटे के अंदर आपको लोन डिसबर्स करना है एमएसएमईज को, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, सो दैट वी कैन इंश्योर एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड फाइनेंशियल क्रेडिट टू द इंपॉर्टेंट एंटिटीज इन द इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। देन डाटा एनेबल्ड एग्रीकल्चरल फाइनेंसिंग, डाटा एनेबल्ड एग्रीकल्चरल फाइनेंसिंग मतलब क्या? हमारे पास फार्मर्स है, ठीक है, तो कौन से फार्मर का कितना यील्ड है, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, उस पे हमको पता चलेगा कि भाई उसका इनकम मोटा मोटा कितना होता है ना, उसका फार्म जो है वो रिम्यूनरेटिव है या नहीं है, उसकी फार्म की हालत क्या है, वहाँ की प्रोडक्टिविटी क्या है, तो इसके उससे हमको क्या होगा कि भाई फार्मर्स लोन वापस करेंगे कि नहीं, वो भी एक पता चलेगा। दूसरा एक क्या पता चलेगा कि जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स है, ठीक है, वो कहाँ कहाँ पे कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितने हैं, और उनको कितना इनकम ऑगमेंटेशन या फिर इनकम सपोर्ट का जरूरत है, तो उस हिसाब से ये बैंक्स क्या कर सकते हैं? इंश्योर कर सकते हैं फाइनेंशियल क्रेडिट टू एग्रीकल्चरल सेक्टर, ठीक है। तो ये चीज है।
24/7 बैंकिंग विद रेजिलिएंट टेक्नोलॉजी। अभी क्या है, वेरियस यूपीआई ऐप्स आ गए हैं। पहले आपको अगर पेमेंट ट्रांसफर पैसे ट्रांसफर करने होते तो वो दूसरे दिन बैंक में जाना पड़ता था, अब वो सब नहीं है। ठीक है, आपको बैंकों में कुछ इंटरेक्शन भी करना है तो अभी चैटबॉट निकल गया है, ईवा करके एक चैटबॉट है एचडीएफसी का। ठीक है, तो ये क्या है, हम टेक्नोलॉजी में बैंक पब्लिक सेक्टर बैंक्स क्या है टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, ताकि उनका जो सर्विस डिलीवरी वो इम्प्रूव हो। कोलैबोरेटिंग विद फाइनेंशियल इकोसिस्टम। ठीक है, अभी जो एनबीएफसीज है और बैंक्स है, आरबीआई है और बैंक है, सिडबी है और बैंक है, तो वेरियस जो फाइनेंशियल इकोसिस्टम, वेरियस जो फाइनेंशियल एंटिटी है उनके साथ अगर मिलके हम काम करें तो फाइनेंशियल जो इकोसिस्टम है हमारा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी, फाइनेंशियल सर्विस भी हम अच्छी तरह तरह से इंश्योर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने खत्म कर लिया हमारा ईज रिफॉर्म। ठीक है, ये भी 4 पिलर्स इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट डाउन कर लो सो दैट अगर कुछ ऑब्जेक्टिव आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, देयर यू कैन गेट हेल्प ऑफ दिस पॉइंट्स। ठीक है, बाद में अब बात करते हैं स्किल अप रूरल इंडिया। ठीक है, ये रूरल इंडिया का स्किल डेवलपमेंट मिशन है। ग्रामीण कौशल्य योजना, ये जो है इस पे नाबार्ड 2020 में प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ लिया था। ठीक है, कि भाई ये इसका नोडल मिनिस्ट्री कौन सा है, तो ग्रामीण कौशल्य योजना अगर बोलेंगे तो हम बोल सकते हैं कि भाई स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंडर आता है, लेकिन ये स्किल डेवलपमेंट के अंदर नहीं आता है, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर आता है ये स्कीम, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना। और इसका टैगलाइन क्या है, एम्पावरिंग इंडिया पावरिंग द वर्ल्ड। ये टैगलाइन भी इंपॉर्टेंट है, ये आरबीआई और नाबार्ड में पूछ सकते हैं। ठीक है, एम्पावरिंग इंडिया पावरिंग द वर्ल्ड। लास्ट ईयर आपको टैगलाइन पूछ लिया था सॉइल हेल्थ कार्ड का। ठीक है, स्वस्थ धारा खेत हरा, सॉइल हेल्थ कार्ड। फिर आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या है कि ये बहुत ही अच्छा डाटा मैंने ग्रामीण कौशल योजना की साइट से लिया है। ठीक है, ये आपको काम में आएगा। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, इंडिया हैज 55 मिलियन पोटेंशियल वर्कर्स बिटवीन एजेस ऑफ 15 टू 35। ठीक है, और ये ग्रामीण कौशल योजना भी इसी एज ग्रुप में काम कर रही है, 15 टू 35। तो ऐसे जो फैक्चुअल नॉलेज है, फैक्चुअल जो डेटा है वो आपने नोट करके रखना है। एट द सेम टाइम द वर्ल्ड एक्सपेक्टेड टू फेस अ शॉर्टेज ऑफ 57 मिलियन वर्कर बाय 2020। ये हमने 2011 में ही आइडेंटिफाई कर लिया था कि भाई हमारा 55 मिलियन पोटेंशियल वर्कर है जो कि जिसको हम स्किल कर सकते हैं, और ये इस एज ग्रुप में है अभी। और 2020 तक 57 मिलियन वर्कर्स को वर्कर्स की शॉर्टेज होने वाली है अक्रॉस द वर्ल्ड। ठीक है, तो अगर हम 55 मिलियन हमारे वर्कर्स को हम स्किल कर दे, उसको हम स्किल इम्पार्ट कर दे, तो ये रिम्यूनरेटिव हो जाएगा, हम हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इज इम्प्लीमेंटिंग ग्रामीण कौशल योजना टू ड्राइव दिस नेशनल एजेंडा फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ बाय डेवलपिंग स्किल्स एंड प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द रूरल यूथ। ठीक है, ये लाइंस देखो कितनी इफेक्टिव है ना, ऐसे लाइंस आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर में यूज करनी है। ठीक है, टू इंट्रोड्यूस, और यू कैन यूज दिस टू टू कंक्लूड आल्सो, डिपेंडिंग ऑन द कंटेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कौशल योजना। अब बात करेंगे ई श्रम पोर्टल पे। ठीक है, ई श्रम पोर्टल हमारे लॉन्च किया है लेबर मिनिस्ट्री ने। ठीक है, लेबर मिनिस्ट्री की तरफ से ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया है, और लेबर मिनिस्टर कौन है हमारे, भूपेंद्र यादव। ठीक है, तो अब ये ई श्रम पोर्टल है किस लिए, ई श्रम पोर्टल है आपके लिए, आपके अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए। ई श्रम पोर्टल के थ्रू हम डाटाबेस बनाएंगे अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स का, जो भी चाय की टपरी पे काम करते हैं, जो भी होटल्स में काम करते हैं, है ना, जो भी छोटे मोटे जो काम कर रहे हैं किसी फैक्ट्री में, छोटी मोटी फैक्ट्री में, जहाँ पे वो मतलब सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट उनको जहाँ पे नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो एक बार अगर हम ये अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स का हम डाटाबेस बना ले तो हमको पता चलेगा कि हमका वर्कफोर्स एक्चुअली है कितना, वो उनको कितना मिनिमम वेज मिल रहा है, वो उनको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, है ना, उनके लिए हम कुछ स्कीम निकाल सकते हैं क्या, कुछ फाइनेंशियल अलोकेशन कर सकते हैं क्या। तो ये सारी चीजें हम इंश्योर कर पाएंगे थ्रू दिस ई श्रम पोर्टल। ठीक है, तो ये जो है मैंने स्कीम डॉक्यूमेंट से लिया है जो कि पीआईबी के वेबसाइट पे अवेलेबल था। ये भी एक ऑथेंटिकेट पैराग्राफ है, यू कैन टेक आउट आर्गुमेंट्स फ्रॉम हियर। ठीक है, एनी वर्कर हु इज वर्किंग इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एज्ड बिटवीन 16 टू 59 विल बी एलिजिबल टू रजिस्टर ऑन ई श्रम पोर्टल। ठीक है, फिर वो माइग्रेंट वर्कर हो, गिग वर्कर हो, प्लेटफॉर्म वर्कर हो, या मनरेगा वर्कर हो, फिशरमैन हो, कोई भी हो, है ना,
तो इन सब का एक डाटाबेस हमको बनाना है, और वो किससे होगा? थ्रू ई श्रम पोर्टल। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्कीम है हमारा समृद्ध। ये स्कीम लॉन्च किया है आपके मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये समृद्ध जो है इसका एक लॉन्ग फॉर्म है। ठीक है, स्टार्टअप एक्सेलरेटर ऑफ मैती फॉर प्रोडक्ट इनोवेशन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। ठीक है, ये एक्रोनिम्स जो है वो पूछ लेते हैं नाबार्ड में, और ये जो क्योंकि ये रिसेंट डेवलपमेंट है, इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। नाबार्ड एग्जाम ड्यू है आपका 18th को, है ना, 18th और 17th ऑफ सितंबर को। तो ये जो एक्रोनिम है वो आप नोट डाउन कर लो और इसको रिवाइज भी करना। ठीक है, अब ये जो समृद्ध स्कीम है वो किस लिए है, वो यहाँ पे उसका ओवरव्यू दिया है। समृद्ध स्कीम है हमारी जो स्टार्टअप है उनको बूस्ट करने के लिए। तो हम स्टार्टअप को सीधा फंडिंग नहीं कर रहे हैं, हम किसको फंडिंग कर रहे हैं? एक्सेलरेटर्स को, जो स्टार्टअप को एक्सेलरेट करेंगे। ठीक है, तो हम इट इज प्रपोज टू सपोर्ट अराउंड 300 टेक स्टार्टअप थ्रू अबाउट 440 कोहर्ट्स अंडर दिस प्रोग्राम। ठीक है, so the Samrid scheme will provide support to selected accelerator for extending accelerator services as defined below. Startup defined below to startup and even provide first round funding up to 40 lakh. ये 40 लाख इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो हम थ्रू समृद्ध स्कीम किसको फंडिंग कर रहे हैं? एक्सेलरेटर्स को। अब ये एक्सेलरेटर्स क्या करेंगे? स्टार्टअप्स को गाइड करेंगे कैसे फंड रेज होगा, या फिर स्टार्टअप को फंडिंग भी करेंगे। ठीक है, कुछ रेगुलेटरी नॉर्म्स चाहिए तो वो कैसे इंश्योर करने हैं वो भी, उस पर भी गाइड करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, ये हैंड होल्डिंग इनिशिएटिव है फॉर स्टार्टअप्स। ठीक है, तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? एक तो एक्सेलरेटर का क्वालिफिकेशन पे बात चल रही है यहाँ पे। ठीक है, उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? हैव बीन इन द बिजनेस ऑफ इंक्यूबेशन फॉर मोर देन 3 years and supported more than 50 startups of which at least 10 have received the non public investment. ठीक है, or having targeted accelerator program with an experience of running at least 3 cohorts with activities listed as desirable under समृद्ध। ठीक है, तो ये इसमें कुछ ये फैक्चुअल नॉलेज है सारा, ये आप पढ़ लो और इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, इसमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना कि ये स्टार्टअप को फंड नहीं कर रही, ये एक्सेलरेटर को फंड कर रहे हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है? समृद्ध स्कीम विल सपोर्ट एग्जिस्टिंग एंड अपकमिंग एक्सेलरेटर टू सिलेक्ट एंड एक्सेलरेट पोटेंशियल प्रोडक्ट बेस्ड स्टार्टअप। ठीक है, द प्रोग्राम विल फोकस ऑन एक्सेलरेटिंग द स्टार्टअप बाय प्रोवाइडिंग कस्टमर कनेक्ट, इन्वेस्टर कनेक्ट एंड इंटरनेशनलाइजेशन कनेक्ट सर्विसेज। ठीक है, तो ये जो 3 कीवर्ड है ये इंपॉर्टेंट है कि भाई इस प्रोग्राम के थ्रू क्या होगा। तो इस प्रोग्राम के थ्रू कस्टमर कनेक्ट के लिए हम सपोर्ट करेंगे, इन्वेस्टर कनेक्ट के लिए हम सपोर्ट करेंगे, और इंटरनेशनलाइजेशन के लिए हम सपोर्ट करेंगे। अब इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई इसका इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन होगा? इंप्लीमेंटिंग एजेंसी होगी मैती स्टार्टअप हब। ठीक है, इस समृद्ध स्कीम का इंप्लीमेंटेशन कौन करेगा? तो करेगा मैती स्टार्टअप हब। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि ये जो नेशनल वाटर वीक है हमारा, ठीक है, की पैनलिस्ट इन स्टार्टअप इन स्टॉकहोम नेशनल स्टॉकहोम वाटर वीक्स फर्स्ट डे सेशन। ठीक है, ये अराउंड 23 से 30 अगस्त तक होगा। ठीक है, तो ये वाटर वीक जो है उसके लिए हम ये स्टॉकहोम वाटर वीक जो चल रहा है हमारा, उस पे हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि ये नेशनल वाटर वीक हम चला क्यों रहे हैं। ठीक है, वाटर इतना क्रूशियल क्यों है हमारे लिए? तो ये डाटा है, ये मैंने लिया है नेशनल वाटर मिशन से। ठीक है, अगर ये डाटा आप पढ़ोगे, ठीक है, आपको समझ में आएगा कि हमारा सेंसस पॉपुलेशन 2011 में कितना था? 121 करोड़। आज की डेट में हम कितने हैं? 136 करोड़। ठीक है, ये रफ फिगर है, ये अराउंड 136 से 139 करोड़ तक हो सकता है, ये सेंसस के बाद हमको कंफर्म हो जाएगा, लेकिन फिगर पक्का यही है 136 टू 139 करोड़। ठीक है, और एस्टिमेटेड रेनफॉल हमको 2011 में कितना मिलता था? 3669 बिलियन क्यूबिक मीटर। तो एवरेज एनुअल वाटर रिसोर्स पोटेंशियल हमारा इतना है। ठीक है, और पर कैपिटा अवेलेबिलिटी हमारा कितना था 2001 में? इस पॉपुलेशन के हिसाब से 1816 क्यूबिक मीटर पर कैपिटा। ठीक है, लेकिन 2011 में पर कैपिटा कितना हो गया हमारा? 1544। ठीक है, 1544। तो पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, और हमारा पॉपुलेशन तो और भी बढ़ गया है ना। और रेनफॉल का चक्कर तो आपको पता ही है, कहीं पे रेनफॉल नहीं हो रहा, कहीं पे ज्यादा हो रहा है, कहीं पे कम हो रहा है। ठीक है,
तो ये सारी प्रॉब्लम हमें आ रही है। तो ये डाटा इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट डाउन कर लो या आप आर्गुमेंट करने के लिए यूज कर सकते हो। तो 136 करोड़ अगर हमारी पॉपुलेशन हो रही है, तो हमारा ये पर कैपिटा जो है ये लगभग 800 से 900 के पास हमारा पहुंच जाएगा क्यूबिक मीटर। ठीक है, तो ये बहुत ही ग्रेव सिचुएशन हमको यहाँ पे देखने को मिल रही है, इसलिए हम वाटर मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। ठीक है, सेपरेट हमने मिनिस्ट्री बना दी जल शक्ति। अब यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं कि सिटी वाटर बैलेंस प्लान, कि जो भी हमारे अर्बन सिटीज है, अभी रिसेंटली एक 2 साल पहले एक नीति आयोग का रिपोर्ट था कि हमारी टॉप 60 टॉप 50% जो सिटीज है इंडिया की, वो 2023 तक आउट ऑफ ग्राउंड वाटर हो जाएगी। ठीक है, इतना शॉर्टेज हो जाएगा वहां पे वाटर का। जैसे अभी चेन्नई है और पुणे है ना, दिल्ली है, यहाँ पे बहुत ज्यादा वाटर शॉर्टेज हम आज भी देखने को मिल रहा है हमको। तो हम ये सिटी वाटर बैलेंस प्लान के थ्रू हम क्या करने वाले हैं कि सिटी का जो कुछ भी वाटर बजट है उसको एनालाइज करेंगे। अब वाटर बजट एनालाइज करेंगे मतलब क्या, कि वहां पे इनपुट कितना हो रहा है और हम कंज्यूम कितना कर रहे हैं, मतलब आउटपुट। कंज्यूम कितना कर रहे हैं, आउटपुट तो सही वर्ड नहीं है, हम वहां पे कंज्यूम कितना कर रहे हैं वाटर। ठीक है, वाटर का इनपुट कितना है और वाटर हम कंज्यूम कितना कर रहे हैं, उसका एनालिसिस करेंगे। उस हिसाब से हम वहां पे अलग अलग प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट करेंगे। अब प्रोजेक्ट्स कैसे कौन से इंप्लीमेंट करेंगे, तो वाटर बॉडीज का रिजुनेशन होना चाहिए। जो भी किसी शहर में, जैसे मान लो बैंगलोर में बहुत सारे लेक्स है, तो उनका रिजुनेशन होना चाहिए। उसमें जो भी सिल्ट हर साल जमा होता है वो निकालना चाहिए, उसका क्लीनिंग होना चाहिए। फिर 20% रिडक्शन इन नॉन रेवेन्यू वाटर। ठीक है, जो वाटर बॉडी जो जहाँ पे रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है उसको रिड्यूस करेंगे 20% से। फिर ऐसे ही जो रिसाइकलिंग का जो प्रोसेस है 20% से हम बढ़ाएंगे रिसाइकल्ड वाटर, उसका यूसेज भी बढ़ाएंगे। 40% इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड कम करेंगे थ्रू यूजिंग रिसाइकल्ड वाटर। तो इससे क्या होगा, जहां पे भी ऑप्टिमम यूज नहीं हो रहा है पानी का, उसको हम एलिमिनेट कर देंगे और ट्राई करेंगे कि वाटर का ऑप्टिमम यूज हो। जो भी इनपुट हमको मिल रहा है नेचर की तरफ से, उसको हम ऑप्टिमम वे में यूटिलाइज करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम क्या क्या प्रोजेक्ट हम ले सकते हैं, हम वाटर हार्वेस्टिंग का प्रोजेक्ट ले सकते हैं, है ना। वाटर हार्वेस्टिंग का प्रोजेक्ट है, फिर डीसिल्टिंग है लेक्स का, वाटर बॉडीज का, है ना। और जो हाउस होल्ड वाटर है उसको रिसाइकल करने का प्रोजेक्ट ले सकते हैं। तो ये सब प्रोजेक्ट हम अगर इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारा जो वाटर अवेलेबिलिटी है अर्बन एरियाज में वो बढ़ने के चांसेस है। ठीक है, तो वाटर ऑगमेंटेशन में अगर बात चल रही है किसी डिस्क्रिप्टिव आंसर में जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, और वो आपके आरबीआई का भी पार्ट है और आपके नाबार्ड का भी पार्ट है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो वहां पे आप इन 4 डायमेंशन पे भी अगर बात कर लो तो भी आपका आंसर अच्छा बन जाएगा। ठीक है, आपको अगर इंटरव्यू में भी आर्गुमेंट्स देने हैं, वहां पे भी ये चीजें आपको काम में आएंगी। ठीक है, अब बढ़ते हैं नीति आयोग एंड वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट इंडिया जॉइंटली लॉन्च्ड फोरम फॉर डिकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो नीति आयोग क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आरबीआई और नाबार्ड में हर साल नीति आयोग से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो नीति आयोग जिन किसी भी करंट अफेयर में हो वो आपको नोट डाउन करना है। ठीक है, नीति आयोग और वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, इसको WRI भी बोलते हैं हम, इन दोनों ने क्या किया है, इन दोनों ने जॉइंटली प्रोग्राम लॉन्च किया है टू फॉर डिकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट। अब डिकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट मतलब क्या हो गया आपका, ई व्हीकल, है ना। ई व्हीकल ही तो जो है वो कार्बन नहीं छोड़ता, है ना। तो WRI के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी है। ठीक है, WRI का हेडक्वार्टर है आपका वॉशिंगटन DC। WRI काम करता है आपका क्लाइमेट चेंज को प्रिवेंट करने में। ठीक है, दे आर WRI ऑर्गेनाइजेशन दैट वर्क्स विद गवर्नमेंट, बिजनेस, मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन, सिविल सोसाइटी टू डेवलप प्रैक्टिकल सॉल्यूशन दैट इंप्रूव पीपल्स लाइफ एंड प्रोटेक्ट नेचर। ठीक है, सिटीज है, फिर मतलब अर्बन क्लाइमेट है, और क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, रिन्यूएबल एनर्जी है, फूड सिक्योरिटी है ना। इन सब एरियाज में प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देने का काम वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट करता है। फिर एक प्रोग्राम हमने लॉन्च किया है, सुजलाम सुजलाम प्रोग्राम। ठीक है, ये कीवर्ड है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आता है आपके जल शक्ति के अंडर। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। ये इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, रिसेंटली लॉन्च हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट है। नाबार्ड प्रीलिम्स में भी ये पूछ सकते हैं क्योंकि ये ओपन डिफिकेशन से रिलेटेड है, और ओपन डिफिकेशन मैक्सिमम कहाँ पे होता है, रूरल एरिया में। तो ये आप ये भी बोल सकते हो ये रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। ठीक है,
रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड है और ये 100 डे का 100 डेज का प्रोग्राम है। इसके थ्रू हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे टू 1 मिलियन सोक पिट, फिर रेट्रोफिटिंग ऑफ टॉयलेट और एक्सेस टू टॉयलेट टू न्यू हाउस होल्ड, ये हम इंश्योर करेंगे। तो इससे क्या होगा कि हम जो ओपन डिफिकेशन का जो हमने प्रोग्राम स्वच्छ भारत के थ्रू इम्प्लीमेंट करना हम चाह रहे थे, उसको और ज़्यादा बूस्ट मिलेगा और ज़्यादा हम सैनिटेशन इंश्योर कर पाएंगे। ठीक है, ये 100 डेज का प्रोग्राम है, ये ध्यान में रखना। और सुजलाम ये आता है जन शक्ति, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर। ठीक है, सुजलाम का टैगलाइन क्या है, स्वच्छ जल स्वस्थ गांव। ठीक है, स्वच्छ जल स्वस्थ गांव, ये टैगलाइन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आपको नोट डाउन करके रखना है। ठीक है, फिर है ये युक्त धारा। युक्त धारा एक भुवन भुवन जो पोर्टल है, ये लॉन्च किया है आपके इसरो ने। ठीक है, इसरो ने लॉन्च किया है। तो भुवन के थ्रू एक पोर्टल है युक्त धारा करके। इसके थ्रू हम क्या करेंगे, जो भी हम नया रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के जो भी प्रोजेक्ट्स है थ्रू मनरेगा, उसका हम एनालिसिस करेंगे थ्रू रिमोट सेंसिंग और थ्रू जीआईएस बेस्ड इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो इसके लिए हमारा ये युक्त धारा जो पोर्टल है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। मनरेगा पे हर साल क्वेश्चन आएगा आपको, क्योंकि ये लार्जेस्ट पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम है इंडिया में, रूरल पॉवर्टी एलिवेशन। ठीक है, तो इसकी वजह से मनरेगा पे आपको या तो प्रीलिम्स में या मेंस में हर साल क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अब ये युक्त धारा मनरेगा से रिलेटेड है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये आप नोट डाउन कर लो। ठीक है, फिर बात हो रही है फिर बात हो रही है हमारे मिशन सागर की। ठीक है, मिशन सागर आपका आता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर। और ये मिशन सागर किससे रिलेटेड है, ये कोई आपका नवल एक्सरसाइज नहीं है, ये है आपका मेडिकल सप्लाईज मिशन। ठीक है, जो भी इसेंशियल सप्लाईज होती है वो हम डिलीवर कर रहे हैं कहाँ पे, साउथ ईस्ट एशिया में, इंडोनेशिया। ठीक है, तो मिशन सागर भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यू प्लीज टेक नोट ऑफ दिस एंड सो दैट यू विल बी एबल टू रिवाइज दिस बिफोर द एग्जाम। ठीक है, now here we have completed our PIB current affairs from 21 to 28th of August. I hope all of you have taken note of this, and this is going to be important for your descriptive answer writing and for your prelims also. ठीक है, for NABARD also and for RBI also. ठीक है, so take notes out of this and do revise these current affairs so that you can do well in your NABARD prelims, which is going to be held in next week, next to next week. ठीक है, all the best.